नई कॉलोनी में आए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, किंतु समय की कमी के कारण किसी से मिलना जुलना नहीं हो पाता था। इसी वजह से किसी से मेरी कोई खास जान पहचान नहीं हो पाई थी। स्कूल में टीचर होने के कारण मुझे घर से सुबह 8 बजे निकलना पड़ता और 3 बजे वापस आने के बाद घर के काम निपटाते निपटाते शाम हो जाती थी। किसी से मिलने जुलने की, सोचने तक की फुर्सत नहीं मिल पाती थी। मेरे घर से थोड़ी दूर पर ही अवंतिका का घर था। उसकी बेटी योगिता मेरे ही स्कूल में और मेरी ही कक्षा की विद्यार्थी थी। वह योगिता को छोड़ने बस स्टॉप पर आती थी। उससे मेरी बातचीत होने लगी। फिर धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता कायम हो गया। फिर शाम को अवंतिका मेरे घर भी आने लगी। देर तक इधर उधर की बातें करती रहती। अवंतिका से मिलकर मुझे अच्छा लगता था। उसकी बातचीत का ढंग बहुत प्रभावशाली था। उसके पहनावे और साज श्रृंगार से उसके काफ़ी संपन्न होने का भी एहसास होता था। मैं खुश थी कि एक नई जगह अवंतिका के रूप में मुझे एक अच्छी सहेली मिल गई है। योगिता वैसे तो पढ़ाई में ठीक थी, पर अक्सर होमवर्क करके नहीं लाती थी। जब पहले दिन मैंने उसे डांटते हुए होमवर्क न करने का कारण पूछा, तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, पापा ने मम्मा को डांटा था, इसलिए मम्मा रो रही थीं और मेरा होमवर्क नहीं करा पाईं। योगिता आगे भी अक्सर होमवर्क करके नहीं लाती थी और पूछने पर कारण हमेशा मम्मी पापा का झगड़ा ही बताती थी। वैसे तो मात्र एक शिक्षिका की हैसियत से घर पर मैं अवंतिका से इस बारे में बात नहीं करती, पर वह चूँकि मेरी सहेली बन चुकी थी और फिर प्रश्न योगिता की पढ़ाई से भी संबंधित था, इसलिए एक दिन अवंतिका जब मेरे घर आई तो मैंने उसे योगिता के बार बार होमवर्क न करने और उसके पीछे बताने वाले कारण का उससे उल्लेख किया। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर बोली, मैं नहीं चाहती थी कि आपके सामने अपने घर की कमियां उजागर करूं, पर जब योगिता से आपको पता चल ही गया है हमारे झगड़े के बारे में, तो आज मैं भी अपने दिल की बात कहकर अपना मन हल्का करना चाहूँगी। दरअसल मेरे पति का स्वभाव बहुत खराब है। उनकी बात बात पर मुझ में कमियां ढूंढने और मुझ पर चीखने चिल्लाने की आदत है। लाख कोशिश कर लूं, पर मैं उन्हें खुश नहीं रख पाती। मैं उन्हें हर तरह से बेसलीकेदार लगती हूँ। आप ही बताएं, आपको मैं बेसलीकेदार लगती हूँ? क्या मुझे ढंग से पहनना ओढ़ना नहीं आता, या मेरे बातचीत का तरीका अशिष्ट है? मैं तो तंग आ गई हूँ रोज़ रोज़ के झगड़े से, पर क्या करूँ, बर्दाश्त करने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हारे पति से 2-4 बार बस स्टॉप पर मिली हूँ। उनसे मिलकर तो नहीं लगता कि वे इतने बुरे मिजाज के होंगे। मैंने कहा, किसी के चेहरे से थोड़े ही उसकी हकीकत का पता चल सकता है। हकीकत क्या है, यह तो उसके साथ रहकर ही पता चलता है, अवंतिका बोली। मैंने उसकी लड़ाई झगड़े वाली बात को ज़्यादा महत्व न देते हुए कहा, तुमने बताया था कि तुम्हारे पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते हैं। वे बाहर रहते हैं तब तो तुम्हारे पास घर के काम और योगिता की पढ़ाई दोनों के लिए काफ़ी समय होता होगा। तुम्हें योगिता की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। किसी एक के ख्याल रखने से क्या होगा? उसके पापा को तो किसी बात की परवाह ही नहीं होती। बेटी सिर्फ मेरी ही तो नहीं है, उनकी भी तो है। उन्हें भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। समय नहीं है तो न पढ़ाएं, पर जब घर में हैं तब बात बात पर टोका टाकी करके मेरा दिमाग तो न खराब करें। मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन वे टूर पर ही रहें, कम से कम घर में शांति तो रहती है। अवंतिका की बातें सुनकर मेरा मन खराब हो गया। देखने में तो उसके पति सौम्य सुशिक्षित लगते हैं, पर अंदर से कोई कैसा होगा यह चेहरे से कहाँ पता चल सकता है। एक पढ़ा लिखा उच्च पदासीन पुरुष भी अपने घर में कितना दुर्व्यवहार करता है, यह सोच सोचकर अवंतिका के पति से मुझे नफरत होने लगी। अब अक्सर अवंतिका अपने घर की बातें बेहिचक मुझे बताने लगी। उसकी बातें सुनकर मुझे उससे सहानुभूति होने लगी कि इतनी अच्छी औरत की ज़िंदगी एक बदमिजाज पुरुष की वजह से कितनी दुखद हो गई। पहले जब कभी योगिता को बस स्टॉप पर छोड़ने अवंतिका की जगह योगिता के पापा आते थे, तो मैं उनसे हर विषय पर बात करती थी।
किंतु उनकी सच्चाई से अवगत होने के बाद मैं कोशिश करती कि उनसे मेरा सामना ही न हो, और जब कभी सामना हो ही जाता है तो मैं उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करती हूँ। मेरी धारणा थी कि जो इंसान अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकता, उसकी नज़रों में दूसरी औरतों की भला क्या अहमियत होगी। एक दिन अवंतिका काफ़ी उखड़े मूड में मेरे पास आई और रोते हुए मुझसे कहा कि मैं 2000 योगिता के स्कूल टूर के लिए अपने पास से जमा कर दूं। पति के वापस आने के बाद वापस दे देगी। चूँकि मैं योगिता की कक्षा अध्यापिका थी, इसलिए मुझे पता था कि स्कूल टूर के लिए बच्चों को 2000 देने हैं। अतः मैंने अवंतिका से पैसे देने का वादा कर लिया, पर उसका रोना देखकर मैं पूछे बगैर न रह सकी कि उसे पैसे मुझसे लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। मेरे पूछते ही जैसे अवंतिका के सब्र का बांध टूट पड़ा। बोली, आपको क्या बताऊं मैं अपने घर की कहानी, कैसे ज़िंदगी गुजार रही हूं मैं अपने पति के साथ। बिल्कुल भिखारी बना कर रखा है मुझे। कितनी बार कहा अपने पति से कि मेरा एटीएम कार्ड बनवा दो, ताकि जब कभी तुम बाहर रहो तो मैं अपनी ज़रूरत पर पैसे निकाल सकूं। पर जनाब को लगता है कि मेरा एटीएम कार्ड बन गया तो मैं गुलछर्रे उड़ाने लगूंगी, फिजूल खर्च करने लगूंगी। एटीएम बनवा कर देना तो दूर, हाथ में इतने पैसे भी नहीं देते हैं कि मैं अपने मन से कोई काम कर सकूं। जाते समय 5000 पकड़ा गए। कल 3000 का एक सूट पसंद आ गया तो ले लिया। 1000 ब्यूटी पार्लर में ख़त्म हो गए। रात में 500 का पिज़्ज़ा मंगा लिया। अब केवल 500 रुपये बचे हैं। अब देख लीजिए, स्कूल से अचानक 3000 मांग लिए गए टूर के लिए, तो मुझे आपसे मांगने आना पड़ गया। क्या करूं, 2 ही रास्ते बचे थे मेरे पास। या तो बेटी की ख्वाहिश का गला घोंटकर उसे टूर पर न भेजूं, या फिर किसी के सामने हाथ फैलाऊं। बेटी को रोता नहीं देख सकती तो आपके ही पास आ गई। अवंतिका की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। अगर 2 दिन के लिए पति 5000 देकर जाता है तो वे कोई कम तो नहीं हैं, पर उन्हीं 2 दिनों में पति के घर पर न होते हुए उन पैसों को आकस्मिक खर्च के लिए संभाल कर रखने के बजाय साज श्रृंगार पर खर्च कर देना तो किसी समझदार पत्नी के गुण नहीं हैं। शायद उसकी इसी आदत की वजह से ही उसके पति एटीएम या ज़्यादा पैसे एक साथ उसके हाथ में नहीं देते होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि पैसे हाथ में रहने पर अवंतिका इन्हीं चीज़ों पर खर्च करती रहेगी। पर फिर भी मैंने यह कहते हुए उसे पैसे दे दिए कि मैं कोई गैर थोड़े ही हूँ। जब कभी पैसों की ऐसी कोई आवश्यकता पड़े तो कहने में संकोच मत करना। कुछ ही दिनों बाद विद्यालय में 3 दिनों की छुट्टी एक साथ पड़ने पर मेरे पास कुछ खाली समय था, तो मैंने सोचा कि मैं अवंतिका की इस शिकायत को दूर कर दूं कि मैं एक बार भी उसके घर नहीं आई। मैंने उसे फ़ोन करके शाम को अपने आने की सूचना दे दी और निश्चित समय पर उसके घर पर पहुंच गई। पर डोरबेल बजाने से पहले ही मेरे कदम ठिठक गए। अंदर से अवंतिका और उसके पति के झगड़े की आवाज़ें आ रही थीं। उसके पति काफ़ी गुस्से में थे। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि मेरा सूटकेस ध्यान से पैक किया करो, पर तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। हर बार कोई ना कोई सामान छोड़ ही देती हो तुम। इस बार बनियान और शेविंग क्रीम दोनों ही नहीं रखे थे तुमने। तुम्हें पता है कि गेस्ट हाउस शहर से कितनी दूर है। दूर दूर तक दुकानों का नामो निशान तक नहीं है। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हो कि मुझे कितनी परेशानी और शर्म का सामना करना पड़ा वहाँ पर। इस बार तो मेरे सहयोगी ने हंसी हंसी में कह भी दिया कि भाभी जी का ध्यान कहाँ रहता है सामान पैक करते समय। देखो, तुम 4 दिन बाद घर आए हो, आते ही चीख चिल्ला कर मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हें लगता है कि मैं लापरवाह और बेसलीकेदार हूँ, तो तुम खुद क्यों नहीं पैक कर लेते हो अपना सूटकेस, या फिर अपने उस सहयोगी से ही कह दिया करो कि आकर पैक कर जाया करे। मुझे क्यों आदेश देते हो। यह अवंतिका की आवाज़ थी। जब मुझे पहले से पता होता है कि मुझे जाना है तो मैं खुद ही तो पैक करता हूँ अपना सूटकेस, पर जब ऑफिस में जाने के बाद पता चलता है कि मुझे जाना है तो मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं तुमसे कहूँ कि मेरा सूटकेस पैक करके रखना। मैं तुम्हें कार्यक्रम तय होते ही सूचित कर देता हूँ ताकि तुम्हें हड़बड़ी में सामान न डालना पड़े।
इस बार भी मैंने 3 घंटे पहले फ़ोन कर दिया था तुम्हें। जब तुम्हारा फ़ोन आया था उसी समय मैंने चेहरे पर फेस पैक लगाया था। उसे सूखने में तो समय लगता है ना। जब तक वह सूखा तब तक तुम्हारा ऑफिस बॉय आ गया सूटकेस लेने। बस जल्दी में चीज़ें छूट गईं। इसमें मेरी इतनी गलती नहीं है जितना कि तुम चिल्ला रहे हो। गलती छोटी है या बड़ी यह तो नतीजे पर निर्भर करता है। 3 दिन मैंने बिना बनियान के शर्ट पहनी और अपने सहयोगी से क्रीम मांगकर शेविंग की। इसमें तुम्हें न शर्म का एहसास है और न अफसोस का। तुम्हें तो बस हर बात को तूल देने की आदत पड़ गई है। कोई दूसरा पति होता तो बीवी बच्चों से मिलने की खुशी में इन बातों का जिक्र ही नहीं करता, और तुम हो कि उसी बात को तूल दिए जा रहे हो। बात एक बार की होती तो मैं भी तूल नहीं देता, पर यह गलती तो तुम हर बार करती हो। कितनी बार चुप रहूं? नहीं चुप रह सकते तो ले आओ कोई दूसरी जो ठीक से तुम्हारा ख्याल रख सके। मुझ में तो तुम्हें बस कमियां ही कमियां नज़र आती हैं। टूर पर गए पति के पास पहनने को बनियान नहीं थी, दाढ़ी करने के लिए क्रीम नहीं थी, अवंतिका की गलती की वजह से। फिर भी वह शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा उससे बहस कर रही है। कैसी पत्नी है यह? अवंतिका का असली रूप उजागर हो रहा था मेरे सामने। अंदर के माहौल को सोचकर मैंने उल्टे पांव लौट जाने में ही भलाई समझी, पर ज्यों ही मैंने लौटने के लिए कदम बढ़ाया, अंदर से गुस्से में बड़बड़ाते उसके पति दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। अंदर से गुस्से में बड़बड़ाते उसके पति दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। दरवाजे पर मुझे खड़ा देख उनके कदम ठिठक गए। बोले, अरे मैम, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। कहकर दरवाजे के एक किनारे पर खड़े होकर उन्होंने मुझे अंदर आने का इशारा किया। साथ ही अवंतिका को आवाज़ दी, अवंतिका देखो, नेहा मैम आई हैं। मुझे देखते ही अवंतिका खुश हो गई। उसके चेहरे पर कहीं भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं था कि कहीं मैंने उनकी बहस सुन तो नहीं ली है, किंतु उसके पति के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव साफ नज़र आ रहा था। अवंतिका के घर के अंदर पहुंचने से पहले ही पति पत्नी के झगड़े को सुन खिन्न हो चुका मेरा मन अंदर पहुंचकर अवंतिका के बेतरतीब और गंदे घर को देखकर और भी ज़्यादा खिन्न हो गया। अवंतिका के हर पल सजे सवरे व्यक्तित्व के ठीक विपरीत उसका घर अकल्पनीय रूप से अस्त व्यस्त था। कीमती सोफे पर गंदे कपड़े और डाइनिंग टेबल पर झूठे बर्तनों के साथ साथ कंघी और तेल जैसी वस्तुएं भी पड़ी हुई थीं। योगिता का स्कूल बैग और जूते ड्राइंग रूम में ही इधर उधर पड़े थे। आज तो स्कूल बंद था, इसका मतलब यह सारा सामान कल से ही इसी तरह पड़ा है। बेडरूम का पर्दा खिसका पड़ा था, अतः न चाहते हुए वहाँ भी नज़र चली ही गई। बिस्तर पर भी कपड़ों का अंबार साफ नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि धुले कपड़ों को कई दिनों से तह करके नहीं रखा गया। उसके घर की हालत पर अचंभित में सोफे पर कपड़े सरका कर खुद ही जगह बनाकर बैठ गई। आप आज हमारे घर आएंगी, यह सुनकर योगिता बहुत खुश थी। बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रही थी, पर अभी अभी अपनी सहेलियों के साथ खेलने निकल गई है। कहते हुए अवंतिका मेरे लिए पानी लेने किचन में गई तो पीछे पीछे उसके पति भी चले गए। मुझे साफ सुनाई दिया कि वे कह रहे थे, जब तुम्हें पता था कि मैम आने वाली हैं तब तो घर को थोड़ा साफ कर लिया होता। क्या सोच रही होंगी वे घर की हालत देखकर? मैम कोई मेहमान थोड़े ही हैं, कुछ भी नहीं सोचेंगी। तुम उनकी चिंता न करो और ज़रा जल्दी से चाय पत्ती और कुछ खाने को लाओ। कहकर उसने पति को दुकान पर भेज दिया। उसके घर पहुंचकर मुझे झटके पर झटका लगता जा रहा था। मैं अवंतिका की गृहस्थी चलाने का ढंग देखकर हैरान हो रही थी। 2 दिन पहले ही अवंतिका मेरे घर से चाय पत्ती यह कहकर लाई थी कि ख़त्म हो गई है, और तब से आज तक खरीद कर नहीं लाई। बार बार कहने और बुलाने के बाद आज पूर्व सूचना देकर मैं आई हूँ, फिर भी घर में चाय के साथ देने के लिए बिस्किट तक नहीं। उसके पति के जाने के बाद मैंने सोचा कि अकेले बैठने से अच्छा है अवंतिका के साथ किचन में ही खड़ी हो जाऊं। पर किचन में पहुंचते ही वहां झूठे बर्तनों का अंबार देख और अजीब सी दुर्गंध से घबरा कर वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठने में ही मैंने अपनी भलाई समझी। मेरा मन बुरी तरह उचट चुका था।
मैं समझ गई थी कि अवंतिका उन औरतों में से है जिनके लिए बस अपना साज श्रृंगार ही महत्वपूर्ण होता है। घर के काम और व्यवस्था से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता और उन पर कोई उंगली न उठा पाए, इसके लिए वे सबके सामने अपने को बेबस और लाचार सिद्ध करती रहती हैं और सारा दोष अपने पति के मत्थे मढ़ देती हैं। उसके घर आने के अपने निर्णय पर मुझे अफसोस होने लगा था। हर समय सजी सवरी दिखने वाली अवंतिका के घर की गंदगी में मुझे घुटन होने लगी थी। चाय के कप पर जमी गंदगी को अनदेखा कर जल्दी जल्दी चाय का घूंट भरकर मैं वहाँ से निकल ली। वहाँ से वापस आकर मेरी सोच पलट गई। उसके घर की तस्वीर मेरे सामने स्पष्ट हो गई थी। अवंतिका उन औरतों में से थी जो अपनी कमियों को छिपाने के लिए अपने पति को दूसरों के सामने बदनाम करती हैं। अवंतिका के पति एक सौम्य, सुशिक्षित और सलीकेदार व्यक्ति थे। निश्चित ही वे घर को सुव्यवस्थित और आकर्षक ढंग से सजाने के शौकीन होंगे, तभी तो अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने घर में कीमती फर्नीचर, पर्दों और शोपीस पर खर्च किया था। पर उनके रखरखाव और देखभाल की जिम्मेदारी तो अवंतिका की ही होगी। पर अवंतिका के स्वभाव में घर की सफाई और सुव्यवस्था शामिल नहीं थी। इसी वजह से उसके पति नाखुश और असंतुष्ट होकर उस पर अपनी खींच उतारते होंगे। सुबह सवेरे घर छोड़कर काम पर गए पतियों के लिए घर एक आरामगाह होता है। वहाँ के लिए शाम को ऑफिस से छूटते ही पति ठीक उसी तरह भागते हैं जैसे स्कूल से छूटते ही छोटे बच्चे घर को भागते हैं। बाहर की आपाधापी भागदौड़ से थका पति घर पहुंचकर अगर साफ सुथरा घर और शांत माहौल पाता है तो उसकी सारी थकान और तनाव खत्म हो जाता है। पर अवंतिका के अस्त व्यस्त घर में पहुंचकर तो किसी को भी सुकून का एहसास नहीं हो सकता है। जिस घर के कोने कोने में नकारात्मकता विद्यमान हो, वहां रहने वालों को सुकून और शांति कैसे मिल सकती है। सुबह से शाम तक ऑफिस में खटता पति अपनी पत्नी के ही हाथों दूसरे के बीच बदनाम होता रहता है। अवंतिका के घर से निकलते वक्त मेरी धारणा पलट चुकी थी। अब मेरे अंदर उसके पति के लिए सम्मान और सहानुभूति थी और अवंतिका के लिए नफ़रत। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।